वेलकम टू ह्यूमैनिटीज ऑनर है। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। तो कैसे हो तुम सब? चलो तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं जो होमवर्क मैंने तुम्हें लास्ट एपिसोड में दिया था। और वो क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट डिस्क्राइब ज्योग्राफी। मतलब ज्योग्राफी के बारे में इन चारों पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट गलत लिखा है। सो फर्स्ट पॉइंट है ज्योग्राफी इज एन इंटीग्रेटिव सब्जेक्ट। तो देखो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि हम जानते हैं कि ज्योग्राफी में हम फिजिक्स पढ़ लेते हैं, केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। तो ज्योग्राफी एक तरीके से इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट होता है। अब जो हमें सेकंड स्टेटमेंट दिया है उसमें हमें यह बताया गया है कि ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरमेंट। और अगर तुमने एपिसोड नंबर 1 देखा है तो उसमें हमने ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन में ही यह पढ़ा था कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी होती है दैट इज द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड द एनवायरमेंट। तो इस तरीके से हमारा ये सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट है ज्योग्राफी सब्जेक्टेड टू ड्यूअलिज्म। ज्योग्राफी तो एक ड्यूअलिज्म का सब्जेक्ट है ही। कुछ लोग कहते हैं कि हमें ज्योग्राफी को नोमोथेटिक अप्रोच के साथ पढ़ना चाहिए, तो कुछ लोग कहते हैं हमें इडियोग्राफिक के साथ पढ़ना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हमें ज्योग्राफी में रीजनल अप्रोच का इस्तेमाल करना चाहिए, तो वहीं पे कुछ दूसरे ज्योग्राफर्स कहते हैं कि हमें ज्योग्राफी में सिस्टमैटिक अप्रोच का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसी तरीके से हमारा ये थर्ड स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाता है। फोर्थ है कि ज्योग्राफी इज नॉट रेलेवेंट इन प्रेजेंट टाइम ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। आज के इस आधुनिक युग में जब हमारे पास एक बहुत ही अव्वल दर्जे की टेक्नोलॉजी है, तो क्या इस सब्जेक्ट का कोई काम नहीं है? क्या इस सब्जेक्ट ने अपनी रेलेवेंस खो दी है? नहीं, यह बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई है उसी के साथ ज्योग्राफी का सब्जेक्ट मैटर भी बढ़ा है। ज्योग्राफी में हम इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ते हैं, और इंडस्ट्रीज के अंदर जो मशीन्स होती हैं वो भी तो एक तरीके की टेक्नोलॉजी हैं। ज्योग्राफी में हम एयरवेज, वाटरवेज के बारे में भी तो पढ़ते हैं, और ये जो एरोप्लेन और शिप्स होते हैं ये भी तो किसी टेक्नोलॉजी से ही बने हैं। तो इन सब फैक्ट की वजह से ये फोर्थ पॉइंट गलत है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आने से ज्योग्राफी का सब्जेक्ट मैटर बढ़ा है और ज्योग्राफी और भी ज्यादा रेलेवेंट हो गई है। तो इस पर्टिकुलर एमसीक्यू का आंसर होगा डी, बिकॉज क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा वो स्टेटमेंट है जो कि ज्योग्राफी को डिस्क्राइब नहीं करता है। अब ज्योग्राफी में 2 स्टेजेस होती हैं, एक होती है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग और दूसरी होती है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन का दूसरा नाम है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, क्योंकि इस स्टेज में जो ह्यूमन होता है वो एनवायरमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। और ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर का दूसरा नाम है पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म हमें यह बताती है कि आज के समय में एवरीथिंग इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में हम प्रिमिटिव सोसाइटीज के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि इन प्रिमिटिव सोसाइटीज के पास अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो इसीलिए इन्हें नेचर के ऊपर डिपेंड होना पड़ता था। जैसे पहले खेतों को प्लॉ करने के लिए ऑक्सन का इस्तेमाल होता था, ऑक्सन या फिर बैल, जो भी तुम्हें कहना हो। पहले के जमाने में जो फार्मर्स थे वो मॉनसून के ऊपर डिपेंड रहते थे, और अगर उन्हें कभी खेतों की फर्टिलिटी बढ़ानी होती थी तो या तो वो स्लैश एंड बर्न मेथड का इस्तेमाल करते थे या फिर वो सॉइल के अंदर गोबर मिक्स करते थे। ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर में हम पढ़ते हैं मॉडर्न सोसाइटीज के बारे में, एक ऐसी सोसाइटी जिसमें हमारे पास टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है। जैसे हमारे पास ट्रैक्टर्स हैं, तो हम इन ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने खेतों को प्लॉ कर लेते हैं। खेतों की हमने फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर्स का आविष्कार कर दिया, और अब हमारे फार्मर्स मॉनसून के ऊपर डिपेंड नहीं करते, बल्कि अब हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटीज हैं। जो मेजर रिवर्स हैं उनके ऊपर डैम बनाया जाता है और उस डैम के पानी को फील्ड्स में भेजा जाता है ताकि खेतों में अच्छे से पानी चला जाए।
प्रिमिटिव सोसाइटी के एग्जाम्पल होंगे अर्ली सोसाइटीज, मतलब बहुत पहले वाली सोसाइटी, जैसे हड़प्पन कल्चर की बात कर लो या मेसोपोटामियन कल्चर की बात कर लो। और प्रेजेंट टाइम में प्रिमिटिव सोसाइटी का एग्जाम्पल होगा ट्राइबल सोसाइटीज। और मॉडर्न सोसाइटी का एग्जाम्पल तो तुम जानते ही हो, जिस सोसाइटी में तुम रहते हो वो मॉडर्न सोसाइटी का ही तो एग्जाम्पल है। अब हम नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग को बहुत अच्छे से कवर करते हैं। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन का दूसरा नाम है नेचुरल डिटर्मिनिज्म। इसमें नेचर डिटरमाइन करती है कि ह्यूमन किन कंडीशंस में रहेगा। गर्मी है तो ह्यूमन को गर्मी में रहना पड़ेगा, बारिश हो रही है तो ह्यूमन को बारिश में रहना पड़ेगा। अगर सॉइल में फर्टिलिटी है तो ह्यूमन उस पर क्रॉपिंग कर सकता है, अगर सॉइल में फर्टिलिटी नहीं है तो हम उस पर खेती नहीं कर सकते हैं। बारिश पड़ने पर हमारी जो क्रॉप्स हैं उनको पानी मिलेगा। और नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन को हम इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के नाम से भी जानते हैं। मतलब नेचुरल डिटर्मिनिज्म कह दो, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कह दो या नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन कह दो, तीनों का एक ही मतलब है। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन में जो नेचर होती है वो ह्यूमंस को इन्फ्लुएंस करती है। वाटर सोर्सेज के पास पहले की ह्यूमन सोसाइटी डेवलप होती थी ताकि उन्हें पानी की कमी ना हो। पहले की सोसाइटीज को नेचर के अकॉर्डिंग अडाप्ट करना पड़ता था। जैसे अगर बहुत तेज गर्मी है तो ह्यूमंस को गर्मी में ही रहना पड़ेगा, बहुत तेज बारिश हो रही है तो बारिश में रहना पड़ेगा, बहुत ठंडी है तो ठंड में रहना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट है कि इस समय हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत लो लेवल की थी। तो एक इस तरह की सोसाइटी जिसमें टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं होता है उसे हम प्रिमिटिव सोसाइटी कहते हैं। और अगर हम इसे एग्जाम्पल के साथ समझे तो इन सोसाइटीज के पास ना तो इरिगेशन फैसिलिटी थी, ना फर्टिलाइजर्स थे, ना ही HYV सीड्स थे, ना ही कोई ट्रैक्टर था। पहले की सोसाइटीज नेचर को वर्शिप करती थी, नेचर की पूजा करती थी कि हे नेचर प्लीज बारिश करवा दो वरना मैं और मेरी फैमिली इस साल भूखे मर जाएंगे। इस स्टेज में जो ह्यूमन था वो नेचर से डरता था, वो नेचर को कंजर्व करता था। इस टाइप की सोसाइटीज एक स्टेज ऑफ नेसेसिटी में जीती हैं कि बस हमारे जरूरी काम पूरे हो जाएं, हमें और चीजों से मतलब नहीं है। जैसे उन्हें बस फूड मिल जाए, उन्हें पानी मिल जाए, सर के ऊपर छत हो। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन में जो नेचर होता है वो एक एक्टिव रोल प्ले करता है और ह्यूमन एक पैसिव रोल प्ले करता है। तो भैया अब ये क्वेश्चन कैसे भी आ जाए कि एक्सप्लेन नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग या एक्सप्लेन नेचुरल डिटर्मिनिज्म या एक्सप्लेन एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, तो तुम्हें इसमें बस यही पॉइंट्स लिखने हैं और तुम्हें ये पूरे के पूरे 5 नंबर में पूछा जाता है। तुम्हारी बुक में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, चलो हम उसे डिस्कस कर लेते हैं। तो एक बेंदा नाम का एक लड़का है जो कि एक ट्राइबल सोसाइटी को बिलोंग करता है, जो कि अबुझमाद जो सेंट्रल इंडिया में है उसके जंगलों में रहता है। अब ये जो इसका एक छोटा सा विलेज है जंगलों के बीचों बीच, इसमें सिर्फ 3 झोपड़ी हैं और इस एरिया में ना तो कोई चिड़िया है और ना ही कोई डॉग है। बेंदा ने एक छोटा सा लंगोट बांध रखा है और उसके हाथों में एक बहुत ही ज्यादा प्रिमिटिव टूल है जो कि एक कुल्हाड़ी है। और अब जो बेंदा है वो दूसरे पेंदा में जाता है। पेंदा का मतलब है फॉरेस्ट, जहां पर इसकी सोसाइटी के ह्यूमन शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। चलो हम इसे एक बार जल्दी से समझ लेते हैं कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब होता क्या है। जैसे यहां पर देखो हमारे पास 2 पैच ऑफ लैंड है जिसके ऊपर नेचुरल वेजिटेशन है, तो इसमें से एक पैच ऑफ लैंड को हम जला देंगे। अब इन वेजिटेशन के जलने के बाद जो राख होगी वो राख उस सॉइल के साथ मिक्स हो जाएगी और उस सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी और फिर फर्स्ट पैच में हम बहुत सारी खेती कर लेंगे। फिर जब फर्स्ट पैच ऑफ लैंड की फर्टिलिटी कम होने लग जाएगी तब हम फर्स्ट पैच ऑफ लैंड के ऊपर खेती करना बंद कर देंगे और इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके बाद वो सेकंड पैच ऑफ लैंड के ऊपर जो वेजिटेशन है तो वो सेकंड पैच ऑफ लैंड के पेड़ों को काट के जला देंगे। और अब ये जो सेकंड पैच है इसमें क्या होगा, इसमें फर्टिलिटी बढ़ जाएगी और वो यहां पे खेती करेंगे। और फिर कुछ सालों बाद जो हमारा फर्स्ट पैच ऑफ लैंड है उसके ऊपर दोबारा से नेचुरल वेजिटेशन आ जाएगी।
ये जो राख इन्हें पेड़ों को जलाने के बाद मिलती है, इसे हम फर्टिलाइजर कह सकते हैं। एक ऐसा फर्टिलाइजर जो कि प्रिमिटिव सोसाइटी इस्तेमाल करती थी। अब बेंदा को इस बात से बहुत खुशी मिलती है कि जो उसका महुआ ट्री था वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। अब महुआ जब अपनी गर्दन ऊपर करता है तो उसे महुआ, पालशा और साल ट्री दिखते हैं। इन ट्रीज के बीच में उसका बचपन बीता था। इसके बाद वो फॉरेस्ट को क्रॉस करता हुआ एक रिवर के पास जाता है और जैसे ही वो झुककर पानी पीने वाला होता है तभी उसे याद आता है कि अरे, मुझे तो नेचर को थैंक भी करना था। तो बेंदा लोई लूगी को थैंक करता है कि उन्होंने मुझे प्यास बुझाने के लिए पानी दिया। इसके बाद बेंदा अपने कुछ दोस्तों के साथ सक्यूलेंट लीव्स चबाता हुआ जा रहा होता है। सक्यूलेंट लीव्स मतलब कुछ जूसी टाइप की लीव्स। और ये सक्यूलेंट लीव्स क्यों चबाते हैं? फॉर माउथ फ्रेशिंग पर्पस। इसे तुम उनकी दंत मंजन मान सकते हो। ये तीनों मिलकर गजराज एंड कुचलाज ढूंढ रहे हैं। ये कुछ स्पेशल प्लांट्स हैं जो कि बेंदा और इसके गांव वाले इस्तेमाल करते हैं। बेंदा और उसके गांव वालों को गजहाराज की इसलिए जरूरत है ताकि वो फुल मून वाली रात में जो उनके गांव में मेला लगेगा वहां पर वो इसे बार्टर सिस्टम के रूप में इस्तेमाल कर सकें। अब एक बार ये बार्टर सिस्टम भी समझ लो। जैसे तुम्हें चाहिए चावल और मेरे पास चावल हैं, तो तुम मुझसे चावल ले लोगे और मैं तुमसे ये गजहाराज एंड कुचलाज ले लूंगा। तभी बेंदा और इसके दोस्तों को पत्तियों की आवाज आती है। अब बेंदा और उसके दोस्तों को पता लग जाता है कि कोई आउटसाइडर उनकी तलाश में आया है। बेंदा और उसके दोस्त नेचर में छुप जाते हैं। अब जो बेंदा था वो महुआ को देखकर खुश क्यों हुआ था, यह क्वेश्चन आ सकता है। ये जो महुआ का ट्री है ये एक जड़ी बूटी की तरह है जिसके इस्तेमाल से कई सारी बीमारियों का सफाया किया जा सकता है। इस महुआ के ट्री से बेंदा को फायरवुड मिलती है जिससे वो अपने चूल्हे में आग लगा सकते हैं। महुआ से बेंदा को फ्रूट्स भी मिलते हैं जिसे खाकर वो अपना पेट भर सकता है। इस स्टोरी को पढ़ने के बाद हमें यह पता लगा है कि ये जो प्रिमिटिव सोसाइटी है वो नेचर के ऊपर कितना ज्यादा डिपेंड करती हैं। जैसे अभी हमने महुआ ट्री के बारे में पढ़ा, रिवर के बारे में पढ़ा, गजराज एंड कुचलाज जो उन्हें चाहिए होते हैं बार्टर सिस्टम करने के लिए। मून के डिफरेंट फेसेस को वो कैलेंडर की तरह इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि नेचर हमें ये सब प्रोवाइड करती है तो इसीलिए हमारी जो प्रिमिटिव सोसाइटी थी वो नेचर को मदर नेचर कहती थी। अब हम पढ़ते हैं ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर को। तो एक ट्रोनधीम करके एक बहुत ही ठंडी जगह है जहां पर बहुत ज्यादा बर्फ होती है और ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहती हैं और वहां पर सुबह के 8 बजे भी अंधेरा रहता है। और कारी सुबह के 8 बजे अपनी गाड़ी के अंदर बैठकर काम पे चली जाती है। ये जो इसकी कार है इसमें स्पेशल टायर्स हैं ताकि वो बर्फ के ऊपर फिसले ना। कारी अपनी कार की हेडलाइट ऑन कर लेती है ताकि उसे रोड दिखती रहे। लेकिन जब वो अपने ऑफिस में जाती है तो वहां पर 23 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। शायद उसके ऑफिस में कोई हीटर लगा हो। अब कारी जिस यूनिवर्सिटी के अंदर काम करती है वो यूनिवर्सिटी एक ग्लास डूम के अंदर है। अब इस ग्लास डूम का काम क्या है? तो ये जो ठंडी ठंडी हवा है और बर्फ को यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं आने देता। लेकिन जब कभी भी धूप निकलती है तो जो सनलाइट होती है वो इस ग्लास डूम से यूनिवर्सिटी में आ जाती है। अब जहां पे कारी रहती है यहां पे कोई भी वेजिटेशन नहीं हो सकती है क्योंकि इस जगह पर जो बर्फ है वो किसी भी क्रॉप को सपोर्ट नहीं करती है। लेकिन इसके बाद भी कारी की टेबल के ऊपर एक फ्लावर है और कारी बनाना खा रही है। जो कंट्री इक्वेटर के पास होती है बनाना की खेती वहां पर होती है। शायद किसी दूसरी ट्रॉपिकल कंट्री ने त्रोनधेम के अंदर बनानास का ट्रेड किया हो। कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से कारी न्यू दिल्ली में बैठे हुए अपने कुलीग्स के साथ इंटरैक्ट कर सकती है। और आए दिन अक्सर जो कारी है ये मॉर्निंग फ्लाइट लेती है लंदन के लिए और शाम तक वो वापस त्रोनधेम में आ जाती है ताकि वो अपना फेवरेट सास बहू का सीरियल देख सके। ये जो कारी है ये 58 ईयर्स की हो गई है
लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा यंग दिखती है। और इसके पीछे के रीजंस हो सकते हैं, शायद ये जिम करती हो, या क्या पता इसने कॉस्मेटिक्स का भर भर के इस्तेमाल किया हो। तो देखो ह्यूमन ने किस तरीके से एजिंग जैसी प्रोसेस को भी स्लो डाउन कर दिया है। अब हम जल्दी से कुछ 5-6 पॉइंट्स देख लेते हैं ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर वाली स्टेज के। तो ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर में ह्यूमन एक एक्टिव रोल प्ले करता है और नेचर एक पैसिव रोल। इस स्टेज में हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस लेवल की होती है। हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपने इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करते हैं। जैसे समर सीजन में हमने गर्मी से अपने आप को बचाने के लिए कूलर्स और एसी का आविष्कार कर लिया। ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर इज अ स्टेज ऑफ फ्रीडम। यहां पर हम फ्री हैं कुछ भी करने के लिए। हम डैम्स बना सकते हैं, हम बिल्डिंग्स बना सकते हैं, हम स्पेस के अंदर अपनी सैटेलाइट्स भेज सकते हैं। यहां पर हमारे पास वैरायटी ऑफ फूड आइटम है जो कि हम खा सकते हैं। हम जो आज के ह्यूमंस हैं, हमें नेचुरल लॉज की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, और क्योंकि हमें नेचुरल लॉज की अंडरस्टैंडिंग है तो हम इनके इस्तेमाल से नई नई टेक्नोलॉजी बना सकते हैं। और ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर का दूसरा नाम है पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म को हम डिफाइन कर सकते हैं कि नेचर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी एंड ह्यूमन मॉडिफाई इन्वायरमेंट यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट पॉसिबिलिटीज। जैसे नेचर ने हमें एक बैरन लैंड दिया, मतलब बंजर जमीन। अब हमने फर्टिलाइजर, ट्रैक्टर जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उस लैंड की फर्टिलिटी इंक्रीज करी, और हमने ये पॉसिबल कर दिया कि अब उस बंजर जमीन के ऊपर हम खेती कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन भी बोर्ड्स में पूरे के पूरे 5 नंबर के लिए आता है। अब जो एक अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि नेचुरल लॉज की अंडरस्टैंडिंग होने से ह्यूमन की हेल्प कैसे होती है। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि नेचुरल लॉज की अगर ह्यूमन को अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो उसकी हेल्प से वो टेक्नोलॉजी बना सकता है। जैसे जब हम ह्यूमंस को पता लगा कि फ्रिक्शन से हीट जनरेट होती है तो हम ह्यूमंस ने फायर बना ली। जब साइंटिस्ट ने वायरस और बैक्टीरिया के डीएनए को पढ़ा, उनके जेनेटिक्स को पढ़ा, तो हमने उनके अगेंस्ट दवाइयां बना ली, और इसी तरीके से हमने कई सारे डिजीजेस को खत्म कर दिया। और जब एरोनॉटिकल इंजीनियर्स को एरोडायनामिक के बारे में पता लगा तो उन्होंने फास्टर प्लेन्स बनाए। अब ये एरोडायनामिक क्या है, इसको मैं तुम्हें समझा देता हूं। तो मानो एक एरोप्लेन है जिसका स्ट्रक्चर इस टाइप का है, तो जो विंड आएगी वो इस एरोप्लेन को रोकने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर हमारे एरोप्लेन का स्ट्रक्चर इस टाइप का होगा तो हमारा एरोप्लेन एयर को काटते हुए निकल जाएगा। और इस स्ट्रक्चर का आइडिया भी ह्यूमंस को फिश और बर्ड्स को देखकर आया है। वैसे तो ये 3 नंबर में आएगा, लेकिन अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर में आ जाता है तो तुम इसमें ये पॉइंट भी ऐड कर देना कि जब ह्यूमंस को सॉइल की जानकारी हुई तब हमने फर्टिलाइजर बना लिया। और 5th पॉइंट तुम मुझे कमेंट में बताओगे। ये तुम्हारा होमवर्क है। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम पढ़ेंगे स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, जिसे इंट्रोड्यूस किया था ग्रिफिथ टेलर ने। तो ये स्टॉप एंड गो किस चिड़िया का नाम है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग।